प्रोपोजिशंस देगा, जिसको रिबटल में दूसरी टीम पहले उसको काटेगी, फिर अपने पॉइंट्स रखेगी। 1.5 से 3 मिनट का टाइम है। 1.5 मिनट से कम होगा तो भी डिस्क्वालिफिकेशन है, 3 मिनट से ज्यादा होगा तो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। विल स्टार्ट विद जानवी राणा। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी आयुर्वेद ही यूज की जाए या पूरी एलोपैथी ही यूज की जाए, बट अगर हमें पेशेंट को एक मिरेकल देना है तो हमें दोनों को इकट्ठे ही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी में शॉक का पेशेंट आता है तो वो उस कंडीशन में है ही नहीं, कॉन्शियसनेस में है ही नहीं कि हम उसको आयुर्वेदिक ड्रग पिला सकें, तो उसलिए हमें इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक ड्रग यूज करनी ही पड़ेगी। और रही बात आयुर्वेदिक ड्रग्स की, नो डाउट कि आयुर्वेदिक ड्रग्स बहुत अच्छा उनके गुण हैं, पर अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें भी इतना कह सकते हैं हम कि इतना वो उसके जो शीत गुण है या उष्ण गुण है उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज हमारी बॉडी में हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो अचानक जगत ने हमें दिया हुआ है सभी कंसेंट, वो बहुत पुरानी चीज़ है। वहाँ पे जो बंदे थे, लोग थे, वहाँ पे इंटरेक्ट भी बहुत ज़्यादा था, और बॉडी जो एक्सेप्ट करती थी चीज़ें उसका भी और हमारे एक और पॉइंट है कि जो CCIM है उन्होंने भी हमें दोनों आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इसीलिए ही साथ में दिए, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा है कि हमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के साथ भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि MBBS वालों को भी अब हमने आयुर्वेदिक कोर्स उनके 6 मंथ्स का लिए थे ताकि उन्हें भी दोनों का नॉलेज हो सके। और जो हमारी, क्योंकि हमें पता ही है कि जो हमारी बॉडी की हीलिंग है तो आयुर्वेद से ही होगी, रूट से ही हो, रूट से अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो पेशेंट को सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयुर्वेद ना हम, इनका पॉइंट है कि आयुर्वेद ना हम पूरा यूज करते हैं ना हम एलोपैथी पूरी यूज कर रहे हैं। तो हमारा तो पॉइंट ये है कि आप अपनी पैथी में रहो और अपनी पैथी को पूरी तरह से उसके बारे में हर एक चीज सीखो और उसको यूज करो। बेसिकली जब हम दोनों पैथीज को मिक्स करेंगे उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी बॉडी खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी कि उसे काम किसके अकॉर्डिंग करना है। दूसरी बात शीत गुण और उष्ण गुण। हमारे एलोपैथिक मेडिसिन हम सबको पता है उष्ण वीर्य और शीत वीर्य के अकॉर्डिंग काम करती हैं। फार्मोडायनेमिक्स को लेके चलें तो प्लेग उत्पन्न होता है, उसके बाद वो रुक्ष हो जाती हैं और हमारी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं। तो बेसिकली वहाँ टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो रहे हैं। उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमारे पास लास्ट पंचकर्मा रहता है जिसमें हम शोधन चिकित्सा करते हैं। CCIM कह रही है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ जाओ, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि हम दोनों पैथीज की रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों पैथीज अगर अपनी प्योर फॉर्म में काम करें तो वही हमारे लिए सही है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 30 में बोला है कि हमें शुद्ध चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम आते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो बेसिकली हमारा आयुर्वेद किस पे काम करता है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आहार, विहार, रसायन, ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन है। तो कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर है उसके लिए हमें एलोपैथी के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे आयुर्वेद में दिया है। थैंक यू। जिस तरह टीम ए के 3 नए प्रोपोजिशन थे, एक साइड इफेक्ट्स, दूसरा आयुर्वेद में पंचकर्मा का यूज जो प्योरिफिकेशन के लिए होता है, और तीसरा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे इन्होंने अपना थर्ड प्रोपोजिशन दिया है। फ्रॉम टीम सी रिबटल एंड न्यू प्रोपोजिशन के लिए आ रहा है अंकुश, प्लीज तालियां। बेसिकली हम कोई भी पैथोलॉजी ये नहीं बोल रहे कि ये बुरी है वो बुरी है। जैसा कि इशिता ने बोला कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, नो डाउट, बट वो डिपेंड करता है तुम कैसे देते हो मेडिसिन और तुम्हारा देने का वे क्या है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कोई भी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया, जैसे ल्यूकीमिया था, जैसे ल्यूकीमिया हो ब्लड कैंसर हुआ, तब तुम कीमोथेरेपी के बिना उसको पेशेंट की लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर तुम आयुर्वेद देने लगे तो फिर वहाँ
हमारी वो है मेरे कॉलेज में क्या था सर्जरी सिर्फ एक इसका जो सर्जरी है, तो सर्जरी के बाद भी ऐसा बताया गया है कि ये दोबारा हो सकते हैं रिकरेंस है इसकी। तो फिर एक बार सर्जरी होगी उसके बाद उसकी रिकरेंस को रोकने के लिए हम आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे, जैसे धूमपान हो गया, एडिक्शन से हो गया, ताकि ये चीज रुक जाए। और जहाँ तक अपनी बात रहेगी क्रॉनिक डिसऑर्डर या फिर लाइफ स्टाइल, सबसे पहले तो बात इतनी अभी वो पुराने जमाने में जो होती थी औषधियाँ वगैरह वो अभी उतनी अवेलेबल नहीं है, और जो है ऑल्टरनेट अवेलेबल है उसके बारे में रिसर्च पेंडिंग है। तो जब तक वो हमारे पास डिजीज आ गई तो उसका क्योर के लिए हम बोल रहे हैं कि एलोपैथी भी यूज करो तो हम पेशेंट की लाइफ को बचाएं। अगर पेशेंट नहीं रहा तो फिर हम पैथी का क्या करेंगे? वेरी वेल सेड कि अगर पेशेंट ही ना रहा तो पैथी का क्या करेंगे। डॉक्टर अंकुर ने इमरजेंसी के बारे में डॉक्टर अंकुर ने कहा कि इमरजेंसी में एलोपैथी मेडिसिन का यूज कर लिया जाए और उसके बाद प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज किया जाए। इस मेथड का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और जो पेंडिंग रिसर्चेस हैं जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक हम एलोपैथी मेडिसिन का यूज कर लेते हैं। इसे रिबटल देने के लिए आएंगे दीक्षा, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर ने कहा कि जो हमारे पास औषधियाँ वगैरह हैं वो पेंडिंग है बट और उन पर कोई रिसर्च नहीं है। ऑब्वियसली अगर कर रहे हो तो आप रिसर्च कहाँ से ही करोगे जो बची हुई औषधियाँ हैं, इस पर भी डीप रिसर्च करनी चाहिए। इसलिए पहले तो आपको आयुर्वेद ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको औषधियों पर रिसर्च करनी है ऑब्वियसली मिक्सपेथी से तो आप करने से रहे। मिक्सपेथी में क्या बच्चे कुछ औषधियाँ ही हैं, चलो कोई बात नहीं हम तो एलोपैथी के साथ मिक्स करके दे देते हैं। और सेकेंडली जैसे जो मेडिकेशन मेंशन है न्यूरोपैथिक हेप्टोटॉक्सिन जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली सर्जरी है ना, सर्जरी से हमारी फाइट नहीं है सर, एक टूल है। इसके बाद जो हम क्या कहते हैं हम मेडिकेशन देते हैं ना वो आयुर्वेदिक लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। सेकेंडली दोनों को मिक्स करके मतलब करने से ना क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है कि पेशेंट की बॉडी डॉक्टर नहीं कर सकती जल्दी से जल्दी। और एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, सर्पगंधा एक औषधि है, ठीक है, हम इसे देते हैं इंस्टेंट बीपी रिलीफ करने के लिए हाइपरटेंशन के टाइम में। पर ना जब क्या कहते हैं हम इसको डायरेक्टली सर्पगंधा को सिर्फ सर्पगंधा नहीं देते प्योरली, हम इसमें 0.001% अदर मटीरियल्स अदर ड्रग्स मिक्स करके देते ताकि इसके साइड इफेक्ट ना हो। बट जब एलोपैथिक को इसके बारे में पता चला ना उसने इसका इंस्टेंट निकाल के डायरेक्ट इसकी मेडिसिन बना दी, तो इसका साइड इफेक्ट हो गया। तो इसलिए ना एलोपैथिक डॉक्टर्स को पूरा ज्ञान नहीं होता है कि ना आयुर्वेदिक मेडिकेशन कैसे देंगे, कब देंगे, किस हिसाब से देंगे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू। सर बहुत सारे रिपोर्टर्स तो नहीं थे, जितना मुझे समझ आया कुछ साइड इफेक्ट्स के बिटवीन द लाइंस बात हुई है। इस प्रोपोजिशन को काटने के लिए आप विश्वजीत प्लीज तालियां बजाइए। जैसे बोला कि जो रिसर्च है, रिसर्च पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और तब तक क्या करेंगे पेशेंट मरने तो दे नहीं सकते, तो इमरजेंसी कंडीशंस में हमें उसका यूज करना पड़ता है। तो सर्जरी का फंड का कुछ ऐसे हैं जिसको स्टेरॉइड के बिना उस टाइम पे हैंडल करना नहीं कर सकते। जैसे कि नेजल पॉलिश की बात की थी, उसमें जो मतलब ब्लॉक होता है तो उसमें स्टेरॉइड यूज करना पड़ता है ताकि पेशेंट को रिमूव कर सके। और जब इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करें तो हार्ट स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट आयुर्वेद नहीं है, मॉडर्न का वे यूज करते हैं। और हार्ट फेलियर दोबारा ना हो तो आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं, जो रूट कॉज है उसको ठीक करेंगे। और अब ब्लड शुगर जब इसका हाइप करता है तो तब हमें जो मॉडर्न मेडिसिन है वो देनी पड़ती है ताकि ब्लड शुगर एक बार नॉर्मल आ जाए। फिर जो ब्लड शुगर दोबारा से ऐसे रेज ना हो तो रूट कॉज को क्योर करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जब हाइपरटेंशन होता है तो बीपी को एक बार नॉर्मल करने के लिए भी हमें देनी पड़ती है, जो डायोटेक्स देना पड़ता है। तो उसके बाद जाके बीपी मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद आयुर्वेद से क्योर करेंगे। और अब मैं कुछ स्टैट्स बताना चाहूँगा। जैसे WHO के स्टैट्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, इंडिया में 17.15 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइना में 78.08 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जापान में 84.62 ईयर्स। जो कॉमनवेल्थ फंड WHO हेल्थ इंडेक्स है, इंडिया का रैंक है
6 और जो अंडर 5 इज मोर्टेलिटी रेट इंडिया का है 72 और जापान का है सिर्फ 4। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना और जापान दोनों में इनके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम और मॉडर्न मेडिसिन दोनों यूज होती है। थैंक यू। 3C ने एक बार फिर से यही पॉइंट उठाया है, चाइना का एग्जांपल देंगे कि इमरजेंसी में एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर ली जाए और उसके बाद प्रिवेंशन के लिए या फर्दर क्योर के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज की जाए। इसका अब तक टीम ए ने कोई रिकॉर्डर नहीं दिया है। वी आर कॉलिंग जतिन फ्रॉम टीम ए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जतिन का। पहली बात तो इन्होंने कही कि इमरजेंसी में अगर हमें मेडिसिन देनी पड़ी तो हमारे ये साफ हमारे रूटीन में बताया गया कि हम इमरजेंसी में पहुंचने ही नहीं देते और ये बता रहे हैं कि दोबारा हम आयुर्वेदिक से ट्रीट करेंगे। तो दोबारा आयुर्वेदिक से ट्रीट करने से अच्छा हम पहले उसको आयुर्वेदिक से ट्रीट करेंगे। और मेरे लोग जैसे कि हृदय घुघाटा, हृदय बेड़ा और रक्त चिबावेदी all are related to heart disease illness. इसमें जैसे इमरजेंसी सर्जरीज की बात की, आयुर्वेदा में सारी इमरजेंसी सर्जरीज हैं, जैसे कि अल्सर्स की होगी, फ्रैक्चर्स, इंटेस्टाइनल, फॉरेन सर्जरीज। बल्कि सर्जरी ओरिजिनेट भी आयुर्वेदा से हुई है, तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते एक मॉडर्न की तरह से जो वहीं से ओरिजिनेट हुई है। आचार्य सुश्रुत जिन्होंने ये सारी सर्जरीज ओरिजिनेट की है, उन्होंने साफ कहा होगा कि हमें आयुर्वेदा में और एलोपैथी को मिक्स नहीं करना चाहिए। और हमें आयुर्वेदिक को क्यों चूज करना चाहिए मॉडर्न के अलावा, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स इन्होंने कहा अभी साइड इफेक्ट देंगे। स्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और आयुर्वेदा जो है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और ऊपर से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो उसमें बिल्कुल 0% होते हैं। Well said by Jatin की फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत जिन्होंने सारी सर्जरी इन्वेंट की, उनके अगेंस्ट अगर कोई आके कहे कि हमने सर्जरी बनाई है और हम ही सर्जरी करेंगे, वो वैलिड पॉइंट नहीं है। दूसरा इनका पॉइंट था कि ऐसी पैथी हो कि इमरजेंसी आए ही ना, वो सिर्फ आयुर्वेद से ही हो सकता है। तीसरी बात जो इन्होंने कही वो ये थी इम्यूनिटी, कि एलोपैथिक, इनका ऐसा कहना है कि एलोपैथिक मेडिसिन से इम्यूनिटी गिर जाती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं गिरती। इन चीजों को रिबटल करने आएंगे पार्श्व, जोरदार तालियों से स्वागत। जैसा कि इन्होंने कहा कि सुश्रुत जी ने सर्जरी इन्वेंट की, लेकिन हम यहाँ इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, कोई पेटेंट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम तो आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच के मिक्सोपैथी के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि पेशेंट की इमरजेंसी आनी ही देनी, लेकिन इंडिया में पेशेंट आएगा ही तब जब व्यस्त अवस्था में होगा, ना कि वो पहले आ जाएगा कि भाई मैंने ये खा लिया अब मेरा इलाज कर दो कि मैं व्यस्त अवस्था में ना जाऊँ। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे स्टेरॉइड से इम्यूनिटी गिर जाती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सेस में खाएंगे तो इम्यूनिटी तो गिरेगी ही, पित्त बढ़ जाएगा तो वास्ता क्या होगा। और मेरा पॉइंट है, आचार्य चरण जी ने पहले चैप्टर के स्थान के पहले अध्याय में 195 श्लोक में कहा है, साफ साफ कहा है कि कौन सी मर्जी औषध हो, कौन सी मर्जी, हमें सिर्फ आरोग्य को, रोगी को निरोग करना है, ये श्रेष्ठ चिकित्सक के लक्षण है। अगर हमारे पास कोई जैसे किडनी स्टोन का पेशेंट आ गया, उसके है मिक्स्ड किडनी स्टोन, मिक्स्ड है, अगर हम आयुर्वेद के हैं हम कहेंगे नहीं भाई हमने तो आयुर्वेद के लिया, लेकिन उससे उसका इलाज नहीं होगा, हमें वहाँ पर मॉडर्न की मदद लेनी ही पड़ेगी, सर्जरी करवा के उसका किडनी स्टोन निकालना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर दो ब्लड में स्टोन है, कई दावा करेंगे कि हम आयुर्वेद से निकाल सकते हैं, तो ऐसे नहीं निकल सकता, हमें पॉलिसिस्टेक्टोमी करानी ही पड़ेगी, ना कि हमें गलत दावा करके पेशेंट की जान को खतरे में डालना पड़ेगा। वही चलती फिर से बात आगे चलती थी कि एक और एक 11 हो गया, यानी मॉडर्न और एलोपैथी
सर ने बताया कि किडनी स्टोन होता है तो हम उसे गोशूट दे सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी के अंदर क्या होता है कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो उसका यूरिन इतना कॉल करते हैं पर नहीं देती, पर गोशूट जो होती है मेडिसिन को उससे तोड़ती है और वो उसके उसका सही कम्युनिकेशन बाहर से निकालती है। और फादर ऑफ सर्जरी जो है सुश्रुत जी है और एलोपैथी जोन्स है उसका एडवांस फॉर्म है। और एथिकल कंसर्न के बारे में बात करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो अगर अपने ही पेशे में रहे तो कोई दे जाता है, अगर वो एलोपैथी दे रहे तो एलोपैथी दे, क्योंकि उन्हें आयुर्वेदा के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी आयुर्वेद करने वालों को होती है, तो फिर वो उतनी मेडिसिन की नॉलेज नहीं रखते। और लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जितना रिसर्च के पैसे एलोपैथी की उसमें रिसर्च फील्ड में लगे उतने आयुर्वेद में आज तक नहीं लग पाए हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि एलोपैथी वाले जो मुझे है वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मशीन वगैरह डेवलप कर दिया है, तो उससे सब कुछ अपना काम चला लेते हैं। पर आयुर्वेद के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मशीन से अपना वो चला पाए, तो इसलिए मैच नहीं बन सकते इन दोनों का। थैंक यू। जैसे पूनम ने कहा कि एलोपैथी की नॉलेज एक एलोपैथिक डॉक्टर को होगी और आयुर्वेदा की नॉलेज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही होगी, तो इसे सेपरेट ही रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। इस बात को काटा था, 1 और 11 होते हैं, उस बात को इन्होंने काटा, पर कोई नई प्रोपोजिशन नहीं रखी। अब नई प्रोपोजिशन रखने आ रहे हैं सानिया। जैसे कि अभी उन्होंने बोला है कि एमबीबीएस और आयुर्वेदा दोनों को अलग-अलग नॉलेज होती है, बट आज के टाइम में जैसे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो हमें भी इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं और एमबीबीएस वालों को भी 6 मंथ्स कोर्स दिया गया है। जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ दी एलोपैथिक फॉर्मुलेशंस होती हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर हम अस्थमा के केस में देखें, जैसे कि 30 मिलियन पेशेंट्स हैं इंडिया में जो सफर कर रहे हैं अस्थमा से, इमरजेंसी में अस्थमा अटैक आता है पेशेंट को, उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर या फिर क्योंकि वो एक इंस्टेंट ब्रोंकोडायलेटर है। बट अगर उसको एक्सेस यूज करेंगे, जैसे कि मेरे टीम मेंबर ने बोला था एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर उसको हम रोज यूज करेंगे एक तो उसकी लिमिट बढ़ती जाएगी पेशेंट की लेने की, दूसरी बात उसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं जैसे कि ओरल रैश, इम्यूनिटी सप्रेसिंग, शेकिंग ऑफ हैंड एंड लेग्स एंड एक्सेट्रा। इसको हम लोग कम करने के लिए, इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि सीमन ब्रीदिंग के केस में वास्तावलेश या फिर दशमी पान को यूज कर सकते हैं, या फिर पंचकर्मा के लिए हम लोग वमन का प्रोसीजर अपना सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि अगर तो पेशेंट को अटैक आ रहा है तो उस टाइम पे हमें इमरजेंसी मेडिसिन के लिए पम्प यूज करना है, बट टू मिनिमाइज दैट क्वांटिटी ऑफ पम्प हमें दशमी पान या फिर वास्तावलेश को यूज करना चाहिए, ताकि दोनों एक साथ मिलकर हमें बेस्ट रिजल्ट दे सकें इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। सेकेंड पॉइंट है मेरे पास कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस आ गया, कैंसर आ गया, HIV एड्स आ गया, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट जाता है मॉडर्न मेडिसिन की तरफ। बट अगर हम देखें जैसे कैंसर के केस में कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इवन डेथ भी हो जाती है पेशेंट्स की। तो उस चीज़ को अपनाने के लिए हमें इम्यूनोथेरेपी को अपनाना चाहिए, जिससे पेशेंट की डेथ नहीं हो सकती और उसकी इम्यूनिटी है वो तो आयुर्वेदा और जो मॉडर्न है, अगर हम उनको इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो हमारे लिए बेस्ट उनकी पहली प्रोपोजिशन ये थी कि अगर दोनों चीज़ों की नॉलेज अलग अलग डॉक्टर्स को नहीं है तो हमारे करिकुलम में हमें दोनों चीज़ें पढ़ा रही है।
PVC के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स रिबटरी कर दिए, चाहे तो एस्थमा का हो या किसी भी और चीज का। इनकी नई प्रपोजिशन ये है कि 6 महीने की पढ़ाई करके कोई एलोपैथी डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर वाइसा करता 6 महीने दूसरी पैथी करके उतने ही अच्छे से वो मेडिसिन कैसे दे सकता है, इसका जवाब देने आएंगे रुशाली। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रुशाली। जैसा डॉक्टर ने बोला कि 6 मंथ्स में कोई भी ऐसा जैसे पढ़ाई करके हम उसको क्वालिफाई करके हम ऐसे मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारा करिकुलम है उसमें हमें 4.5 साल मॉडर्न के साथ आयुर्वेदिक दोनों सब्जेक्ट हमें साथ पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वो चीज़ सिर्फ 6 मंथ्स के लिए पढ़ाई जा रही है। जैसा कि WHO का स्टैटिस्टिक्स 70 to 80% जो पीपल हैं वो भी आयुर्वेद को और मॉडर्न को साथ लेके चलना चाहते हैं। इसी वजह से ये मिक्स ऑफ एक्टिव टर्न इन्वेंट किए बिना रीजन के मिक्स ऑफ टर्न इन्वेंट नहीं किया। ये पॉइंट रखे गए थे तो ये इन्वेंट की बारिश हुई। और अस्थमा का जो पॉइंट था कि जो अस्थमा था वो इन्होंने जो बताया यशविमन का वो हम यूज़ करते हैं उसमें बट अगर कोई वर्जन अस्थमा में अटैक के साथ हमारे पास आ रहा है तो हमें उसको एलोपैथिक मेडिसिन देनी ही पड़ेगी। टॉपिक है ना हमारा वो ये नहीं कि हम एलोपैथी की तरफ जाएंगे या हम पीछे आयुर्वेदिक की तरफ हम इसको बोल रहे हैं कि दोनों मेडिसिन को दोनों पैकेज को हमें साथ में लेकर चलना है। हम उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई कार्डियक का पेशेंट आ रहा है वो एक बहुत सीरियस लेवल पे तो हमें उसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। बट कैसे के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। हम इसको अर्जेंट साल का कोर्स बना के दे सकते हैं। हम अर्जेंट ऐसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अब जैसे तो स्तंभन द्रव्य होते हैं वो टाइम लेते ही लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा कि हम 6 महीने नहीं पढ़ते, हम पूरे 5 साल बराबर एलोपैथी पढ़ते हैं, तो इन्होंने आपका वो पॉइंट वहाँ काट दिया। दूसरी प्रॉपोजिशन इन्होंने ये रखी कि हम अर्जेंट इमरजेंसी में क्या करेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन तो नहीं दे सकते, तब तो एलोपैथी देनी पड़ेगी। उसके लिए आपका क्या कहना है? ये जवाब देने आया आशुतोष। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मैंने बोला कि तो हमारा कंसर्न ही है कि हमारे पास आयुर्वेद हुए भी हम मिक्सोपैथी कर रहे हैं। हमें सब कुछ बताया गया हमारे सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में सब कुछ जो बताया गया हम उससे मोटिफाई, उसमें हमारी लैक ऑफ रिसर्च की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसके बाद हम आते हैं इमरजेंसी केयर। जैसे मैंने बोला इमरजेंसी केयर में हमारे पास बिना इंजेक्शन था जो कि हार्ट अटैक के लिए होता था। मॉडर्न मेडिसिन डिरेक्ट होने के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो गया और इसे बैन किया गया इस कारण से। हाइपरटेंशन में हम पंचकर्मा मोशंस में और रिलेटेड करते हैं जो हाइपरटेंशन करता है। उसके बाद हमारे पास कार्डियक ट्रीटमेंट है जो कोके तंबाकू पत्री जैसे है। और हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास पत्री खूबी और इन सारे द्रव्य। तो इसके बाद हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 14 के 39 अधिकरण में 44 श्लोक में बताया गया है कि समदोषा समाविच समधातु क्रिया प्रसन्न आत्मे नियमन स्वस्थ है। तो मैं तो आपको हिंदी में पता बाकी किसी का आपको पढ़ा जाता है नहीं ना। तो चलो हम हमारा जो ये होता है हम इन दोष और दोष धातु शामिल इस पे हम ध्यान देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। उसके बाद और हम आते हैं, आप बोल रहे थे कि हम सर्जरी में डिबेट नहीं कर सकते, वो तो मैम आप ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि सर्जरी के फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुत। हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी सर्जरी आयुर्वेदा में दी गई है। उसके बाद हमारे पास शारीरिक तंत्र है जो आई नोज स्पॉट हमारे पास बोन सेटिंग, इसके बारे में भी ऑर्थोपेडिक में आयुर्वेदा में चार सूत्र जो सबसे फास्ट एंड सुपीरियर टेक्निक है सर्जिकली विच रिमूव हेमोरॉइड्स एंड एडेड। नाउ एलोपैथी ट्रेडिशन ऑफ बोरोड दिस ट्रीटमेंट इन मेनी प्लेसेस। सो और हमारा जो मेन पॉइंट है ना, वी आर नथिंग अगेंस्ट एलोपैथी, इट विल डैमेज टू आवर आयुर्वेदा अगर हमारे पास हम क्यों से मिक्स करें। अब हमें पता है ऐसी कोई बात नहीं है इसके साइड इफेक्ट तो आप नहीं एलोपैथी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो बेटर है, हम सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि
एलोपैथिक के थ्रू। और इसके बाद में अगर कोई सिक है, किसी को ये मतलब ये पेशेंट के किसी पेशेंट को एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं सोचता है कि मैं एलोपैथी ठीक हुआ या आयुर्वेदिक ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हुए से मतलब है। कोई डॉक्टर जैसे बोला पहले कि डॉक्टर से पूछते हैं कि वो एलोपैथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन हमें पेशेंट का भी सोचना चाहिए कि पेशेंट क्या करना चाहता है। पेशेंट तो ठीक होना चाहते हैं, तो ठीक होने से मतलब है। तो और इसके बाद हमारे पास जो मेडिसिन है तो क्लोरोक्विन और एस्पिरिन ये भी हमारे पास ओरिजिनली हमें नेचुरल रिसोर्सेज से अवेलेबल हुए थे। तो हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एलोपैथिक ड्रग्स केमिकली ओरिजिनेट होती हैं या फिर ऐसी बात ना पर टेनिस के लिए भी बहुत सारे अवेलेबल हैं ड्रग्स, जैसे नीलगिरी की एक्सट्रैक्ट विद हनी हम उसे खाई से दे सकते हैं और उसके कन्वर्जेंस को प्रिवेंशन करने के लिए मैं आपको चाहे वो किसी भी डिजीज की बात हो, बॉटम लाइन यही बार बार कहते हैं कि पेशेंट ही नहीं रहेगा तो पैथी का क्या करेंगे। डॉक्टर्स की इतनी कमी है, अगर दोनों मिलके किसी पेशेंट का फायदा कर ही रहे हैं तो आपको मिक्सोपैथी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसका आंसर देने आ रहे हैं वृंदा। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वृंदा। सबसे पहले तो मैं सर्जरी का पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी कि सर्जरी से तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि फादर ऑफ सर्जरी तो सुश्रुत जी हैं। तो इस पॉइंट को तो हम ये सोचेंगे। और अगला हार्ट अटैक का पॉइंट दिया था इन्होंने, जिसके लिए हमारे पास अर्जुन इंजेक्शन था और इससे हम उसे ठीक कर सकते थे। और डॉक्टर में इसके बहुत सारे वो लिखे गए हैं, यूज लिखे गए हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद इतनी फ्लोरिश है ही नहीं। हम सेट करते हैं अपने रोल मॉडल को चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न के साथ मिक्स करना, पर हम उसे रोल मॉडल से ठीक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे आयुर्वेद की रूट इतनी अच्छी है कि हम उसे अपना फ्लोरिश करना चाहिए। और अब आते हैं हम, जैसे कि हम किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पेन ही होता है, सिर्फ नॉर्मल पेन हेडेक वगैरह होता है तो वो फील करता है। वो वेदना सब प्रिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि उसके पास 6 महीने की ही एजुकेशन है, इससे ज्यादा उसके पास नहीं है, इसलिए वो सिर्फ पीसी प्रिस्क्राइब करेगा और उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसने 5 साल हमारे साथ पढ़ा होता तो हाँ वो ये प्रिस्क्राइब कर सकता था। उसके बाद काफी कॉम्बिनेशन हैं जो कि बैन है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैरासीटामोल प्लस सिट्राजिन, और इससे कैफीन के साथ देते हैं तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन सिट्राजिन अपनी मिलती है विद पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन। और अब हम पेशेंट को बताएंगे कि इसके साथ कैफीन नहीं लेना, हम पैरासीटामोल और सिट्राजिन को इकट्ठा दे रहे हैं और उसके साथ हम कैफीन को उसे बता दे रहे हैं, तो वो तो साइड इफेक्ट क्रिएट करेगी। और उसके बाद हम आते हैं टॉपिक, जिसके बाद हम वो टॉपिक पे आते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी पे हम, जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर से कहता है फोलिक एसिड की टैबलेट, आयरन सप्लीमेंट्स देता है। इसके अलावा हम हरिद्रा यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये सब प्रिस्क्राइब नहीं करते। वेदों का वेद है आयुर्वेद। मेरा कहना है कि मिक्सोपैथी को रोल मॉडल बना के चले तो आयुर्वेद के पास हर एक चीज का अच्छा और बेटर इलाज है। और मिक्सोपैथी से जितने साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ आयुर्वेद का यूज करने से नहीं होंगे। इस बात का जवाब देने आ रहे हैं अजीत। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अजीत। टीचर, जैसे मैम ने कहा कि आयुर्वेद हम फ्लोरिश कर रहे हैं, पर इतना फ्लोरिश नहीं हो रहा, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है। एक तो पहला पॉइंट। सेकंड, जो आप कह रहे हो कि अर्जुन इंजेक्शन है, पर अब नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बहुत इफेक्ट्स हैं, इसलिए वो बैन हो गए, साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। और तीसरा आपने कहा कि सिट्रिजन हम ऑर्डर कर देते हैं, तो सिट्रिजन अगर हम 100% दें इसके इफेक्ट भी कम हो जाएंगे। और अभी परसों ही केंद्र मंत्रालय का आदेश आया है कि आर्मी में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं इमरजेंसी के लिए, इसलिए आयुर्वेद डॉक्टर को अपॉइंटमेंट दी जा रही है।
और इसका कारण है कि आर्मी में अब टीचर के केसेस आ रहे हैं जिसमें ब्रेन की इंजरी होती है, एकदम से ज़्यादा पेन होता है, इसलिए एलोपैथी देते हैं। उसकी मेडिसिन का नाम है एसिटामोबिन। उसके बाद इससे पेशेंट का आर्मी ऑफिसर का जो पेन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आयुर्वेद में एक मेडिसिन है ब्रह्मी जो हम देते हैं, जिसका प्रोसीजर 21 डेज का है। उसके बाद जो आर्मी ऑफिसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसलिए हम इससे टाइटली अपना बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इससे भी सबसे पहले हम एलोपैथी मेडिसिन देंगे। उसके बाद अगर वो नहीं ठीक हो रहा है तो उसके बाद हम आयुर्वेदा भी दे सकते हैं। सबसे पहले एलोपैथी में हम वैक्सीन दे सकते हैं, जिसे कहते हैं BCG। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा तो उसके बाद एलोपैथी दे सकते हैं। थैंक यू। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आयुर्वेदा धीरे-धीरे एस्टैब्लिश हो रहा है, तो जब तक पूरे तरीके से एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक हम एलोपैथी मेडिसिन साथ में क्यों नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनके साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो उनसे आपको क्या प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि अब तो गवर्नमेंट भी एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एक ही जगह साथ ही प्रैक्टिस करने को कह रही है, तो आपके अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट भी गलत हो गई। तो इस चीज़ का जवाब देने हार्ट फ्रॉम टीम ए गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ये बोल रही है कि मिक्सोपैथी करनी है तो इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स शुरू कर देना चाहिए, है ना। और अलग की बात की भी मिक्सोपैथी करनी चाहिए, ठीक है। आयुर्वेद के बाद हम की कमी है, वो कमी है। और दारू रोग हो गया तो ये आयुर्वेद में पहले दारू रोग का। और पेन के लिए पेन और वेदना स्थापित पेन इससे दूर हो सकता है। और अधिकमा पहले मेंशन किया हुआ है आयुर्वेद में, ठीक है। और रही बात जो आप बोलते हैं इमरजेंसी मेडिसिन में, जैसे कि मैंने बोला था पैरासीटामोल देते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, वो पहले इम्यूनिटी को दबाते हैं हमारी को, उसके बाद कोई काम करते हैं अपने ऊपर, तो वो इम्यूनिटी को पहले ही सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के बाद वो कोई काम कर रहे हैं, तो पहले इम्यूनिटी दब गई तो उसके बाद वो लिवर के ऊपर इफेक्ट करेगा, फिर किडनी के ऊपर इफेक्ट करके रीनल डिसऑर्डर्स आएंगे उसके ऊपर। उसके बाद लीवर होगा, फिर लीवर की डिसऑर्डर निकलेंगे। और कई कंट्रीज में जो है कि ये 14 मेडिसिन मैंने करती हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में बैन हो चुकी है पहले ही, जिसको हम अभी भी दे रहे हैं मेडिसिन को इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट पहले से ही आयुर्वेद के पास है। और आयुर्वेद में किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए संग्रह में दिया रखा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमें किसी भी डिजीज का अगर हमें नहीं पता, हमें उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले 10 विकल्पों का सारा ज्ञान है, 2 विकल्पों का सारा ज्ञान है, इससे हम एक्यूट और क्रोनिक दोनों डिजीज को कर सकते हैं ट्रीट। तो हमें ये दोनों पैचेस को मिक्स अपनी जगह पे सही हो, हम अपनी जगह पे जो आयुर्वेद में जैसे आयुर्वेदा कहते हैं कि श्रेष्ठ औषध वही है जो एक विकार को खत्म करके दूसरा विकार उत्पन्न ना करे। इन्होंने यही पॉइंट उठाया कि एलोपैथिक मेडिसिन है, एक प्रॉब्लम ठीक तो कर देती है पर दूसरी अराइज कर देती है। और आयुर्वेदा के पास हर एक्यूट और क्रॉनिक मेडिसिन का इलाज है, तो हम मिक्सोपैथी यूज ही क्यों करें अपने आयुर्वेदिक की इतनी अच्छी पैथी में एलोपैथी घुसाई क्यों। तो इस चीज का जवाब देने आ रहे हैं खुशी। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खुशी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी जैसे इन्होंने ही कहा है अभी रिसोर्सेज और रिसर्च भी हमारे आयुर्वेदिक में कम है, तो जब तक रिसर्च पूरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक अगर हम मिक्सोपैथी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है।
चेयरमैन एंड एमडी ऑफ वेदांता टोल्ड कि हमें भी साइड इफेक्ट्स और इन सबको कंक्लूड करके मिक्सोपैथी जो कि आयुर्वेदिक और मॉडर्न को स्टार्ट करना चाहिए। एक और डिजीज है क्षय सूत्र, जिसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है डेफिनेटली 100% है, बट उसमें पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट सह नहीं पाता है और उसके लिए हमें पेन किलर लेनी पड़ती है जिसका नाम है एक्सपोरॉल। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव, एक डायबिटीज अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा शुगर राइज करती है तो हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट और ज़्यादा बीमार हो सकता है। यस, आफ्टर इंजेक्शन हम ये कर सकते हैं कि उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है हिमालय की डायबिटॉम आती है, विच इज वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज। थैंक यू। ये डीसी का फाइनल आर्ग्यूमेंट था कि वो ये नहीं कह रहे कि आर्ग्यूमेंट किसी भी तरीके से खराब है, वो बस ये कह रहे हैं कि इतनी रिसर्च नहीं हुई तो इतनी अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है, तो जब तक रिसर्च हो रही है तब तक पेशेंट को बनने ना दिया जाए और एलोपैथी का यूज कर दिया जाए। इस बात को काउंटर करने आ रहे हैं अंशु। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंशु। ये आज की हमारी फाइनल प्रोपोजिशन या रिबटल होगा, तो एवरीबॉडी प्लीज चीयर हर अप। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि इन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन की जरूरत है क्योंकि रिसर्च नहीं हो रहा, तो हमें रिसर्च पे फोकस करना चाहिए रादर देन इंटीग्रेशन। और पॉइंट ये था कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर, तो मेरा कहना ये है कि पेस्टिसाइड्स की बात इन्होंने करी है तो हम क्यों ना मेडिकल जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनको क्यों ना कल्टिवेट किया जाए और उनको कंजर्व किया जाए। और हमारी बॉडी में ग्लूट सेल्स होते हैं जिनको अगर हम एक्टिवेट कराएं तो उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ सकता है। इंटीग्रेशन कैन लीड टू द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जैसे कि इन्होंने कहा कि पेशेंट को ट्रीटमेंट से मतलब है, अगर उसे ट्रीटमेंट से मतलब है तो इसका मतलब है उसके पास पेशेंस भी है, और अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो उसे डिसअपॉइंट है। और हर एक ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, और अगर इसे कंबाइन करके दिया जाए तो एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, व्हिच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन पेशेंट सेफ्टी। And every medical professionals are licensed based on their medical system in which they are trained in. If we will construct this can raise issues like licensing and accreditation. और हमारे किसी डॉक्टर ने कहा था कि एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं। मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि अगर एक और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाए तो 0 भी हो सकता है। ऑलरेडी मेंशन कर रखा है यशवी मधु और लू डायबिटिक्स के बारे में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम इस पैथी को इंडिविजुअल रखें